हेलो बच्चों, दीक्षा परिवार स्वागत करता है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिनों से मेरी क्लासेस नहीं आ रही थी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। दुखी हूं इस बात के लिए, लेकिन चेहरे से झलक नहीं रही है क्योंकि आदत नहीं है दुखी होने का। ठीक है, स्माइल हमेशा रहता है, चाहे दुख कितना भी हो। ये मुस्कुराहट कमनी नहीं चाहिए यार। कम से कम जो आपको दुख देता है वो भी तो इस मुस्कुराहट से कम जल ही जाएगा यार। कितना भी दुख देता तब भी मुस्कुराता ही रहता है। तो चलिए, जैसा कि पता है कि हम लोग क्या करने आए हैं, हम लोग बायोलॉजी क्लास करने आए हैं। और बायोलॉजी क्लास हम लोग देख रहे थे 10th क्लास बीएससीबी का सेकेंड नंबर चैप्टर हम लोग देख रहे थे, श्वसन रेस्पिरेशन हम लोग देख रहे थे। तो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, क्या? मानव में श्वसन। तो मानव में श्वसन हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। तो मानव में श्वसन हम आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन मानव में श्वसन तंत्र हमारा समझ लेते हैं तो बेहतर होगा। हम सबसे पहले, जैसा कि पाचन तंत्र में हम लोग पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन समझे थे, उसी प्रकार से आज मानव श्वसन तंत्र के पूरा का पूरा भाग हम समझेंगे। अगर वाकई में आपने इस वीडियो पर टच किया है, इसका मतलब आप पढ़ने वाले हैं। अगर वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं तो रुकिए, और मुझे हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ तीन ही चीज चाहिए आपका, पेन, कॉपी और कंसंट्रेशन। आइए, लगाइए और जिंदगी बदलने वाली एक नई सीख लेकर जाइए। वाकई में मजा आने वाला है। आज सबसे बेहतर है और सबसे हटके है, यूट्यूब पर कहीं उपलब्ध नहीं है। आइए, मैं लेकर के आया हूं जो क्लास बेहतर क्लासेज है। जैसे मैं आपको बताऊंगा मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र मतलब मैं अभी मानव श्वसन तंत्र का पूरा फुल पिक्चर बनाऊंगा, और उस पिक्चर के माध्यम से कौन चीज कहां पाया जाता है, किस आधार पर वर्क करता है, और उसमें जाने के बाद वायु कहां से कहां पहुंचती है, ये पूरी की पूरी तरीके से मैं समझूंगा। साथ ही साथ एक और आता है जो मैंने आप लोगों को श्वसन तंत्र बांटा था कि श्वसन कितने भागों, मतलब श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। उससे पहले मैंने आपको बांटा था क्या कि मतलब श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया, श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा उस हिसाब से भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग तंत्र देख लेते हैं, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन किस प्रकार से वहन करता है उसकी भी एक क्लासेस लेंगे, जो बेहतर क्लासेज होंगे। ठीक है, जो सबसे स्पेशल है और अलग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों को पिक्चर में दिया होगा, आप लोगों के पास बुक होगी जो पेज नंबर 18 में बीएससीबी का आपको होगा, जीव विज्ञान 18 में ये पिक्चर है। ये पिक्चर मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये मैं दूंगा आप लोगों को। तो चलिए मैं बना रहा हूं, आप लोग देखिएगा, समझिएगा सबसे पहले इस बात को कि यह है क्या। देखिए, पिक्चर मैं बार बार बोलता हूं, अगर वाकई में पिक्चर बनाना किसी चीज का ना, तो सबसे पहले उस चीज का एक अंतिम पॉइंट खोजो, एक लास्ट पॉइंट या शुरुआत पॉइंट। लास्ट पॉइंट खोजते हो तो वाकई में वहां से क्या करते हो, शुरुआत करते हो, या शुरुआत पॉइंट या लास्ट पॉइंट उसी को कहो, क्योंकि लास्ट में फिर वहीं पर जोड़ करके पहुंचोगे। तो कोई एक ऐसा बिंदु खोजो जो सबसे अलग होता हो, जहां से आप शुरू कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कट भाग से शुरू करते हैं। आपका कट भाग सर के यहां पर से आपको शुरू होगा। हम यहां से इस प्रकार से हमने अपना सर बना लिया, इस प्रकार से आपका सर बना हुआ है आपके बुक में। देखिए, आपके पास बुक होगा, आप बुक खोल करके रखिए और आपको इसमें दिखेगा इस प्रकार से सर है। यहां से इतना जो गड्ढा निकला है, ये हमारा इस प्रकार से आने के बाद ये हमारा फ्लैट जो ऐसे कटेगा, तो इस प्रकार की, मतलब ये नाक का जो इशारा बनता है वो वाला, ये नाक वाला। फिर यहां से आपको दिखेगा कैसे, ऐसे नाक आया हुआ है। ठीक है, अब नाक के जो सिरा है इस प्रकार से आपको दिखेगा, यहां पर है, और यहां पर से आपको इस प्रकार से गया हुआ होगा, और यहां से ऐसे है, फिर ऐसे कर करके ऐसे आकर के फिर ऐसे आया हुआ है, और यहां पर आने के बाद हल्का सा गोल संरचना है, इसे हम एडम का शेप करते हैं। एडम का शेप का क्या कार्य है आप लोगों को पढ़ना है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। ठीक है, ये इस प्रकार की संरचना आपके पास उपस्थित होगी। ठीक उसी के नीचे आप लोगों को ऐसे बना हुआ है, और इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है, आप ऐसे बना लीजिएगा। एडम के शेप के साथ साथ आप ऐसे करो, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर ऐसे संरचना आपका गया हुआ है, ये मैं ऐसे लेकर गया, फिर मैं ऐसे लेकर के गया, ये मैं लेकर के जा रहा हूँ, और यहाँ पर जिस प्रकार से आपने खींचा है बिल्कुल उसी प्रकार से फिर मैं खींच रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फिर मैं इसी प्रकार से ऐसे संरचना खींचा, मैंने खींच लिया। अब जितना पर ये गया है ना, वहां से आप इसको क्या करो, इस प्रकार की संरचना खींचो। यही मेरा क्या है, फेफड़ा जो आप लोग बोलते हो,
ये मैं फेफड़े की संरचना बनाया, ध्यान दीजिए, मैंने बना लिया, सर ने बना लिया, ये हमारा बनकर तैयार है। अब जस्ट इसी के अंदर एक और मोटी परत वाला होगा, ये मतलब सबसे ऊपरी परत के बाद नीचे वाला जो होगा हल्का मोटी परत है इसमें, ये बात ध्यान दीजिएगा आपको। ये मैं मोटी परत हल्का सा बनाते जा रहा हूं, ये भी इसी प्रकार से खींचना है आपको। मैंने खींच लिया, अब मैं ले करके आ गया यहां तक, फिर यहां से आपको ये वाला संरचना है। और फिर ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जो मैं नली के लेकर के आया हूं, इसी नली से आपको एक अलग प्रकार की हम इधर बना लेते हैं उसको, ठीक है। आइए, वो इस प्रकार की संरचना जिधर बना है, ये इधर भी इसी प्रकार की संरचना मैं बनाने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, जितना बड़ा ऊपर से आपने इसको खींचा है उतना ही बड़ा ऊपर से मैं इसको खींच रहा हूं। एक चीज ध्यान देने योग्य इसमें यह है कि हल्का सा यहां पर जो होता है ना, इसमें ऐसे रहता है, ऐसे कटा हुआ रहता है, याद रखिएगा, हल्का सा इसमें रहता है, बस, ज्यादा नहीं। मेरा ज्यादा हो गया, इसको हल्का सा कर दीजिएगा, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है, ठीक है। मोटा ऊपर वाला होता है, इसमें भी मैं मोटा वाला बना रहा हूं, इसमें भी मैं मोटा वाला बना रहा हूं। कोई भी पिक्चर बनाना हो, सबसे पहले मैंने बोला था एक शुरुआती बिंदु खोजो जहां से तुम शुरू कर सकते हो। शुरुआती बिंदु मिल गया, एंड वहीं पर होगा, फिर मैं एंड करूंगा वहीं पर। चिंता क्यों करते हो? अरे जब तक हम हैं तो क्या गम है, मेरे रहते तेरी जिंदगी में क्या खुशियां कम है। मोहब्बत है हमें किताबों से, इसीलिए मंजिल हमारे लिए आसान है, याद रखिएगा। ये हो गया हमारे पास। अब ये संरचना देखिए, यहां से है, स्कोप को ऐसे लाना है, और इसमें ना इस प्रकार से आपको संरचना बनाना है जो एकदम छोटी छोटी केशिकाओं की तरह लगे आपको, ठीक है। यहां से लेकर के आइएगा, पुनः इसमें इस प्रकार की संरचना ऐसे 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 बनाइएगा, फिर ऐसे लेकर के जाइएगा, फिर इसको लेकर के आइएगा, फिर इसमें इस प्रकार की संरचना आपको बनानी है। ये मैं गोला संरचना लेकर के आया ऐसे, फिर ये गया, फिर ये आया, फिर इसमें भी आप लोगों को निकालना है। अब ये क्या है सर, क्या बना रहे हैं सर, अभी अभी हम बतलाएंगे आपको, उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम अभी अभी बताएंगे आपको। ये देख रहे हैं संरचना, ये हमारी संरचना हो गई। ये अनेकों संरचना इसमें रहती है उपस्थित, मैंने तो इतना ही बनाया है, उसमें बहुत रहता है, याद रखिएगा। ये इस प्रकार से इस वाले नली में जुड़ा रहता है, ये मेरा जुड़ गया। ये इस प्रकार की संरचना आपको बनी हुई है उसमें, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है। अब इसके ऊपर एक संरचना, वो ही एडम का शेप थोड़ा सा ऊपर ही कर लेना, ठीक है, यहीं पे एडम का शेप बना लेना आप। हमारे पास आपके कॉपी की तरह स्पेस उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण से ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कोई बात नहीं, अब है आपके पास, तो आपके पास है तो कम से कम ऐसी समस्या आपको उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। उसमें कुछ नहीं करना है, आपको इस प्रकार की संरचना ऐसे बनानी है, और पुनः जब ऐसे बना लोगे तो ऐसे जाना है, ऐसे जा कर के ऐसे करना है, फिर इस प्रकार की संरचना, कुछ ज़्यादा स्पेस ले लिया मैंने, फिर इसको ऐसे लेकर के जाना है, फिर जैसे आप यहाँ से शुरू किए तो वैसे कर लेना है। ऐसे करने के बाद एक परत और इसमें बना दीजिए आप, 2 परत की होती है यह संरचना के, किसके बीच में स्पेस होता है, इसमें बहुत सारी किसका होती है उपस्थित, इस सब चीज़ को आपने देखा, इस सब चीज़ को ऐसे जोड़ दीजिए। अब इसमें के जो संरचना है उसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। अब इसके अंदर ना इस प्रकार से ट्रैकिया का क्लासेज आपको पास उपलब्ध है, इस प्रकार से ट्रैकिया उपस्थित रहता है, याद रखिएगा। यह हमारा ट्रैकिया है, यह हमारा क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बारे में पिछले कक्षा में भी मैंने आपको बताया था, पिछले कक्षा में कहते हैं मतलब पिछले क्लासेज में मैंने बताया था। फिर यहाँ पर भी जिस प्रकार की संरचना मैंने इसमें बनाया उसी प्रकार की संरचना इसमें भी होता है। कहो तो इसमें बना ही देता हूँ, काहे कहो कि युधिष्ठिर सर जी नहीं बनाए हैं, चलिए बना ही देते हैं, मत कहो कि युधिष्ठिर सर जी ना बनाए हैं, लो बना लो। लो लेकिन आप एग्जाम में एक ही साइड का बनाओगे तब भी चलेगा, याद रखिएगा, उतना टाइम नहीं रहेगा आपको, आप एक ही साइड का बनाइएगा, क्योंकि आपको जितना देर टाइम इसमें ख़त्म हो रहा है उससे अच्छा है कि आप किसी अन्य क्वेश्चन पर समय दें, यह आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है।
इसमें लगा आप जोड़ दो। देखो मुझे जितना बनाना हुआ उतना मैंने बना लिया, ठीक है, समझ में आ रही बात, इसका मैंने बना लिया। अब इसमें चलते हैं कि वाकई में ये है क्या। मैं यहाँ से लेकर के इसको ला करके मैं यहाँ तक खींच देता हूँ, इसमें सटा हुआ नहीं रहता, ये गलत हो गया, सटा हुआ नहीं रखिएगा आप, ये थोड़ा सा हटाई करके रखिएगा, ऐसे हो गया हमारा संरचना। अब यहाँ पर मुंह के लिए स्पेस नहीं बचा, डोंट वरी, तनकाल इसको छोटा कर लो, अपने आप मुंह का स्पेस मिल जाएगा, काहे टेंशन लेते हो तुम। ये हो गया मेरा नाक का संरचना। इस प्रकार से मैं लेकर के गया था, यहाँ तक आया था मैं, यहाँ से लेकर के ऐसे चिपका दो, फिर आपको मुख की संरचना ऐसे मिल जाएगी। यहाँ से एक और नली इस प्रकार से आपको गई होगी, उसको ले लो, फिर यहाँ तक आओ, फिर ऐसे ले जा करके ऐसे कर दो, फिर यहाँ तक इसके बीच में ऐसे बना रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर यहाँ से ऐसे रहेगा। ये आपको गर्दन की संरचना हो गई, मुख की संरचना हो गई। ऐसे भी आप बनाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आपका मुख की संरचना हो गई, ये वाला आपका स्पेस हो गया, ठीक है, मैडम का सेव। अब इसमें कौन चीज कहाँ है, किस प्रकार के हिसाब से है, इसको मैं लिख देता हूँ। सो ध्यान दीजिएगा कि कैसे है। ये सबसे पहले ये बड़ा द्वार देखिए, ये हमारा कौन सा द्वार है, ये नासिका द्वार है, याद रखिएगा, नासिका द्वार। ये हमारा क्या है, नासिका द्वार, ठीक है। नासिका द्वार के बाद ये हमारा हो गया ग्रहणी। एक मिनट, लेट मी चेक, ये हमारा हो गया ग्रहणी। मतलब ये वाला जो क्षेत्र हमारे यहाँ से उपस्थित होता है, जो हमारा क्या कहलाता है, ये ग्रहणी कहलाता है, याद रखिएगा। ये इस प्रकार की तीर मार सकते हैं आप, ग्रहणी। अब हमारे पास ग्रहणी उपस्थित हो गया। ग्रहणी के बाद मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ कंठ द्वार पे। ये हमारा जो स्पेस होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंठ द्वार। ये हमारा क्या हो गया, कंठ द्वार। ये हमारा कंठ हो गया। कंठ के बाद मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ क्या, श्वास नली पे। ये हमारा जो बीच का ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, यह हमारा हो गया क्या, श्वास नली। ये हमारा क्या होता है, श्वास नली। ये हमारा हो गया श्वास नली। श्वास नली के बाद ये हमारा देख लीजिए, तो ये हमारा हो गया ट्रैकिया। ये एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा के लिए मैं यहाँ पर रखता हूँ, और इसका क्या काम है ये मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ, मतलब पिछले क्लास के वीडियो में बता चुका हूँ। ये हमारा आ गया श्वास नली। श्वास नली के बाद ये आ जाइए नीचे, उसके बाद हमारा ये जो नली है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा श्वसनी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, श्वसनी कहते हैं। ये वाला जो स्पेस आप देख रहे हो, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, श्वसनी। जस्ट इसके नीचे वाला काम हो गया, तो इसको हम नीचे लिखते हैं श्वसनी। ये हमारा श्वसनी। श्वसनी के बाद ये वाला जो स्पेस, ये जो मैं छोटका निकला हुआ है, इसको कहते हैं श्वास नलिका। क्या कहते हैं इसको, श्वास नलिका। श्वास नलिका, ठीक है। श्वास नलिका के बाद ये हमारा हो जाएगा, इसको कहते हैं कुपिक कोष्ठ, याद रखिएगा, कुपिक कोष्ठ। इसके नीचे वाली संरचना है, ये हमारा हो गया कुपिक कोष्ठ। ये पूरी तरीके से बन करके आ गया। इसके बाद कुपिक कोष्ठ के बाद रक्त हमारा कहाँ चला जाता है, रुधिर में चला जाता है, रुधिर में। रुधिर वाहिका हम लिख सकते हैं यहाँ पर, रुधिर में, ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं कि ये है क्या और किस प्रकार से वर्क करता है। ये समझना बहुत ही उपयोगी है। देखो तुम्हारे किताब में इस तरीके से नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, जरा इसको गौर से समझना। ये पूरी तरीके से मैंने वो सारे के सारे आंतरिक भाग ले लिए हैं जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। मतलब किताबी भाषा को, ज्ञान को अलग कर करके अगर आप ये पिक्चर बनाते हो तो आपके लिए बेहतर है। एग्जामिनर देखेगा तो उसको समझ में आएगा, कॉपी चेक करने वाले को इतना पूरा कंफर्म हो जाएगा कि वाकई में बच्चा सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान पर निर्भर नहीं है, वह उसके बारे में अच्छी तरीके से जानता है कि कौन चीज कहां है और किस प्रकार से हिसाब से वर्क करता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसी कारण से, मतलब मेरे अंदर प्रॉब्लम भाई, इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने अंदर की बात कर रहा हूं। मेरे श्वास में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, सांस लेने में मेरी दिक्कत है। चलिए ध्यान दीजिए, हमारे पास ये हमने नाक का नासिका द्वार क्या है। सबसे पहले आपको मैं यह बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं, अपने वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को लेते हैं, और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन कितना है, 20.99%, जिसको ओवरऑल कितना माना गया है, 21% माना गया है। और इसी में हमने आपको बताया था क्या, 4 से 15 ग्राम या मिलीग्राम, 4 से 15 मिलीग्राम mg
पर लीटर आपको क्या चीज में पाया जाता है, जल में पाया जाता है। समझ में आ रही बात? इतना मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया है, क्योंकि उसमें मैंने आपको सब चीज पढ़ाया था कि जल में किस प्रकार से होता है और पौधों में क्या चीज प्राप्त होता, किस कैसे शोषण होता है, ये सब चीजें क्लास मैंने आपको दे दिया है। आखिरी पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं मानव में शोषण, मतलब मानव श्वसन तंत्र के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं। तो मानव श्वसन तंत्र का पूरा हुबहू पिक्चर कैसे बनाना है और किस हिसाब से बनाना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है इसको आप लोग देख लीजिए। आपके पास एक चीज छूट गया, ये इसका नाम क्या है, डायफ्राम। ये बस आपका इस प्रकार का आकार बनाता है और कुछ नहीं, डायफ्राम। आइए मैं इसको पढ़ाता हूं, क्या बताता हूं कि कौन सी चीज कैसे कैसे हवा हमारे अंदर प्रवेश करती है, जो ऑक्सीजन है किस प्रकार से कहां कहां जाता है और किस प्रकार से कार्य करता है, वहां पर पहुंचने के बाद वो क्या कार्य करता है। ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, नसिका द्वार के द्वारा हम अंदर लेते हैं। तो हमारा जो ये जो चैम्बर है, ये जो हमारा नसिका द्वार है, ये हमारा दो प्रकार से दो गो होता है, एक ये छिद्र और ये दो छिद्र, ये दोनों छिद्र है। इसके बीच में जो हमारा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके बीच में एक दीवार सी खड़ी होती है, और जो दीवार सी खड़ी होती है ना, वो क्या करता है, दोनों को अलग अलग भागों में बांटता है। उसका नाम क्या है यार, आई फॉरगेट अबाउट दैट। अच्छा कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा, इसका इंग्लिश में कुछ और कहते हैं इसको, ठीक है। तो दीवार से ढकी हुई है, ठीक है, और इन दोनों छिद्रों में ना हमारे पास एक प्रकार का क्या कहते हैं, बाल उल होते हैं, जो क्या करते हैं, जो बाहर का जो भी हमारे ऑक्सीजन के साथ अंदर जाने वाले जो धूल कण होते हैं, उन सारे को क्या करता है, हमारे अंदर शरीर के अंदर जाने से क्या करता है, रोकता है। तो ये बाल का काम हो गया, मतलब हमारे इस नसिका द्वार के अंदर ही यहाँ पर बाल उल पाए जाते हैं, जो क्या करता है, इसमें जितने भी वायुमंडल के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ जो हमारा अंदर जा रहा है, फालतू चीजें जो धूल कण होते हैं, उनको क्या करता है, रोक करके रहता है। साथ ही साथ इसमें एक प्रकार का रस होता है, जो रस स्रावित होता है, जो क्या करता है, धूल कण को रोकता है अंदर जाने से। यह भी हो गया हमारे पास। आगे देखिए, तो नसिका द्वार के दिए द्वारा इसको क्या हुआ, O2 को वो अंदर भेजा। अब एक बात और याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ वायुमंडल से सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं जाता है, ऑक्सीजन ही नहीं जाता है, ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य गैसें भी जाती है, लेकिन उनका कोई प्रयोग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का ही प्रयोग होता है, इसलिए ऑक्सीजन को ही अंदर वो ग्रहण करता है। याद रखिएगा, जैसे जिस प्रकार से हम लोग बिस्कुट खरीदते हैं, तो बिस्कुट तो हम लोग को उपयोग के बिस्कुट हम लोग खाते हैं, पन्नी को हम फेंक देते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा शरीर समझता है कि जरूरत क्या चीज का है, उसको जरूरत होता है ऑक्सीजन का, तो वो क्या करता है, सिर्फ ऑक्सीजन लेता है, अन्य सारे गैसों को क्या करता है, पुनः बाहर छोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये हमारा क्या हो गया, नसिका द्वार के द्वारा O2 हमारे पास आ गया। नसिका द्वार के बाद ग्रहणी। ग्रहणी एक वैसा क्षेत्र होता है जहां पर हम लोग का क्या होता है, ये हमारा भोजन का मतलब ग्रास नली और सांस नली दोनों के दोनों मिलती है, वैसे क्षेत्र से क्या करता है, ऑक्सीजन जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग खाना खाते हैं ना, उस वक्त हम लोग मुंह से सांस लेते हैं, जब घोंटने वाले होते हैं नाक के सांस लेना बंद हो जाता है उतना देर के लिए, जब घोंट जाते हैं उसके बाद फिर से नाक से लेना शुरू हो जाता है सांस। ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पर एक प्रकार की संरचना बनी होती है, जो क्या करता है, जब ये मुंह का कार्य शुरू होता है तो नाक बंद, नाक का कार्य शुरू होता है तो मुख बंद। समझ में आ रही बात, ये इस प्रकार से कार्य करता है। तो ग्रहणी तक हम लोगों ने क्या किया, O2 को ढो करके ले गया। ये सांस नली जो आप लोग देख रहे हैं, सांस नली का कार्य कुछ नहीं है, यहां से हम लोग को क्या करना है, ऑक्सीजन को सिप पर सिप क्या करके लेकर के जाता है, वह लेकर के जाता है, ऑक्सीजन को वहन करता है, वह ढो करके जाता है, ठीक है। अब हमारे पास कंठ द्वार से नीचे आ गए सांस नली तक, हम लोग सांस नली के बारे में पढ़ लिया। अब सर ये श्वसनिका है, ध्यान दीजिए, यहां पर से जब वापस आता है, मतलब यहां पर जब ऑक्सीजन आया, अन्य सारी गैसें आई, तो इसको क्या करता है, ये जो फेफड़ा है उसके अंदर ले जाने वाली नली को हम क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। ये हमारा क्या है, हमारे पास श्वसनी है। तो इस प्रकार की जो नली हमारे पास क्या है, इसको क्या कहेंगे, हम श्वसनी कहेंगे। मतलब श्वास नली के ही जैसा पाए जाने वाले दो भागों में बंटने वाली हमारी क्या है, श्वसनी है, जो सिर पर सिर्फ ऑक्सीजन को ढो करके क्या करती है, ले जाती है। ऑक्सीजन को ढो करके क्या की, ले गई। अब श्वसनी के बाद आ गया श्वास नलिका। अब सर श्वास नलिका क्या है, तो हमारे फेफड़ा के अंदर, हमारे फेफड़ा के अंदर वहां पर जो उपस्थित है ना, श्वास नली से ही विकृत हुई रचनाएं, मतलब बहुत सारी रचनाएं फैली हुई रहती है। तो उसमें क्या करता है, स्पेस रहता है, उसी स्पेस से क्या करती है, वायु जाती है, ऑक्सीजन जाता है, और ये ऑक्सीजन कहां पहुंचता है, आपको कूपिक, ये हमने लिखा है कूपिक कोष्ठ में पहुंचता है। एक प्रकार की संरचना है, ये इस प्रकार की संरचना होती है, ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार की संरचना, ऐसी संरचना होगी, एक मिनट मैं बना रहा हूं, ये इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है, ऐसी संरचना है। मैंने इसको नचा करके बनाया क्योंकि आप लोग बुक में देखिएगा तो इस प्रकार की संरचना बनी होगी,
इस प्रकार की संरचना बनी हुई है, ठीक है। इसी को हमने क्या नाम दिया, कुपिक कोष्ठ। तो एक कुपिक कोष्ठ में क्या करता है, ऑक्सीजन रहता है, और यहां पर ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त कोशिकाएं होती है इस प्रकार से जुड़ी हुई, और यही रक्त कोशिका क्या करती है, यहां पर ऑक्सीजन को क्या करती है, ढो करके लेकर के जाती है। इस प्रकार की संरचना इसके अंदर बनी होती है। इसमें बना है तो इस प्रकार से बना हुआ रहता है, याद रखिएगा। मतलब बहुत सारे ब्लड वेसल्स। आप लोग को अगर बड़ी हाथ याद होगा तो बड़ी हाथ मैंने आपको बताया था, उंगली वाली जैसी रचना होती है। उंगली वाली जो रचना होती है वो क्या करता है, उसमें जितने भी जल होते हैं या जो भी चीज बच गया रहता है, जो नहीं अवशोषण होता रहता है, उसको क्या करता है, अंदर सोखता है। तो इसी प्रकार से ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, इसमें भी मौजूद होते हैं। तो ये यहां से क्या करता है, उसमें से उपस्थित ऑक्सीजन क्या करता है, रुधिर कणुकानु में भेज देता है, मतलब रुधिर वाहिका, वही ब्लड वेसल्स मैंने बोला। तो रुधिर वाहिका में जब भी जाता है तो रुधिर वाहिका में ना हमारे पास रक्त को ढोने वाले कण मौजूद होते हैं, रक्त को ढोने वाले चीज मौजूद होते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, मिटा नहीं मिटा, ब्लड को ढोने वाले। तो ब्लड को ढोने का काम क्या करता है, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये जितने भी कुपिक कोष्ठ के अंदर सारे के सारे जितने भी ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, जब ये कुपिक कोष्ठ रुधिर कणिकाओं को देखता है, रुधिर वाहिका में देखता है, वहां पर हमारे उपस्थित रहता है क्या, हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आरबीसी। आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को ढोकर के लेकर जाने का काम करता है, और उसी आरबीसी में उपस्थित रहता है हमारा कौन, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपको ही पता है, खून तो हर जगह पर जाता है, और वहां से जब ये ऑक्सीजन जाता है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, हर जगह, हमारे शरीर के हर जगह उसको क्या करता है, लेकर के जाता है। वहां पर जाता है, उसको देता है, जहां पर जितनी ज्यादा आवश्यकता है उसको लेकर के जाता है, ढोकर देता है। मतलब पूरे के पूरे शरीर में वो क्या करता है, ढोता है। इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को क्या करना, वहन करना। तो हीमोग्लोबिन क्या किया, पूरे के पूरे ऑक्सीजन का किया, लेकर गया पूरे शरीर की सारी कोशिकाओं में। पुनः एक बार समझिए, ये थी पूरी की पूरी मानव श्वसन तंत्र की कड़ है। फिर से समझिए इसको, नासिका द्वार ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के बाद ग्रहणी में गया, ग्रहणी कुछ भी कार्य नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को जाने का माध्यम है। कंठ में गया, कंठ एक वैसा स्थान होता है जहां पर सांस नली और हमारे क्या होता है, ग्रसिका मतलब निगल द्वार, दोनों को दोनों मिलते हैं, ये कंठ पर गया। कंठ नली के बाद हमारा श्वास नली स्टार्ट होता है। श्वास नली भी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, ये गैसों को लेकर जाने का काम करता है, वहन काम करने करता है, सहायता करता है। उसके बाद श्वास नली में ये दो भागों में बढ़ता है, श्वास नली, ये दोनों श्वास नली जब ये बढ़ता है, इसका नाम हो जाता है क्या, श्वसनी। और वही जो श्वसनी है, एक दूसरे वाले मतलब लेफ्ट एंड राइट लंग्स, ये जो हमारा लंग्स है उसमें बढ़ जाता है, उसी में उपस्थित रहता है हमारे क्या, श्वास नलिका। ये जो श्वास नलिका है, इस श्वास नलिका क्या करता है, वो अपने अंदर कुपिक कोष्ठ के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने वाला एक नली है, जो अपने अंदर ऑक्सीजन क्या करता है, ले जाता है। और वह क्या करता है, अपने अंदर उपस्थित ऑक्सीजन अन्य सारे जितने भी गैसें हैं उसको क्या करता है, छानता है, उसको क्या करता है, छानता है, अन्य जितने भी सारे गैसेस को वहीं पर छोड़ देता है, बाकी सारे के सारे गैसेस को छोड़ देता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, आगे बढ़ाता है। जब ये ऑक्सीजन को कुपिक कोष्ठ आगे बढ़ाएगा तो कहां लेकर जाएगा, रुधिर वाहिका में, और रुधिर वाहिका में ऑक्सीजन को ढोने का काम करने वाली एक उपस्थित है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ढोता है, जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जो ओरिजिनल ऑक्सीजन है उसको क्या करेगा, पूरे शरीर पर लेकर के जाएगा, पूरे शरीर पे जितने भी कोशिका जहां जहां तक है उसको लेकर के जाता है, ये इसका काम है। अब सर यह समझिए कि हमने ऑक्सीजन तो पूरे शरीर के अंदर ले गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलेगा। ध्यान दीजिए, ये हीमोग्लोबिन ही क्या है, ऑक्सीजन को लेकर गया। अब जब वो वापस आता है तो अपने साथ क्या लेकर के आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आया, तो सबसे पहले ये आया, यहां पर लेकर के आया रुधिर वाहिका में, रुधिर वाहिका से उपस्थित हुआ कुपिक कोष्ठ में। कुपिक कोष्ठ में जब ये आया तो कुपिक कोष्ठ में अन्य सारी गैसेज भी छोड़ दिया गया था, सिर्फ ऑक्सीजन को आगे बढ़ाया गया था। तो अन्य सारी गैसेज जब भी उपस्थित है, वह कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ होगा, और उसके साथ जाकर किससे मिलेगा, श्वास नलिका मिलेगा। श्वास नलिका के बाद क्या मिलेगा, श्वसनी में जाएगा। श्वसनी के बाद कहां जाएगा, श्वास नली में। श्वास नली के बाद कंठ में, कंठ के बाद ग्रहणी में, ग्रहणी के बाद हमारे क्या जाएगा, नसा द्वार के बाद हम बाहर निकाल देते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत सारी गैसें मैंने अंदर ली। अब बहुत सारी गैसें में ये सबसे पहले मैंने क्या किया, नसा द्वार से लिया, मतलब नाक द्वार से हमने क्या किया, अंदर लिया। ये चुपचाप ग्रहणी तक जाएगा, ग्रहणी के बाद कंठ द्वार तक जाएगा, कंठ द्वार के बाद हमारे पास जाएगा क्या, श्वास नली में जाएगा। श्वास नली के बाद जब भी जाएगा तो श्वसनी में, और श्वसनी में जाएगा तो वहां से हमको क्या पड़ेगा, श्वास नलिका में जाएगा। श्वास नली में जाने के बाद, श्वास नलिका में जाने के बाद कुपिक कोष्ठ आएगा। उस कुपिक कोष्ठ में वह क्या करेगा, इस अन्य सारी गैसें जो उपस्थित है हमारे वायुमंडल में, वो सारी की सारी गई है, उसको क्या करेगा,
छानेगा उसको, और जितने भी एक्स्ट्रा गैसेज है ऑक्सीजन को छोड़ करके उसको वहीं पर रोक करके रखेगा और ऑक्सीजन को आगे बढ़ा देगा। ऑक्सीजन को जब ही आगे बढ़ाएगा तो हमारे पास हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं में उपस्थित है, रुधिर वाहिकाओं में, वो हीमोग्लोबिन उसको ढोकर लेके जाएगा और पुनः वापस लौटते वक्त वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है तो रुधिर वाहिका फिर उसको क्या देगा, कुपिक कोष्ठ को देगा, और कुपिक कोष्ठ के पास अन्य बहुत सारी गैसेज उपस्थित थी जो एक्स्ट्रा में था। उन सारे गैसेज को कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कहता है चलो मेरे साथ, वो बेचारा को पुनः लेकर के आता है। तो कुपिक कोष्ठ वो कहां जाएगा, श्वसनलिका में जाएगा, श्वसनलिका के बाद श्वास नली में, सॉरी श्वसनी में, और श्वसनी के बाद श्वास नली में, श्वास नली के बाद कंठ में, कंठ के बाद ग्रहणी में, ग्रहणी के बाद कहां जाएगा, नसाद्वार में। यहां पर पहुंचने के बाद हम उसको पुनः क्या करते हैं, छोड़ दिए, मैंने उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया थी हमारे पास क्या, मानव श्वसन तंत्र का, जो हमने समझा। तो आज की क्लासेज इसी पर आधारित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।